नमस्कार प्यारे बच्चों, ललितेश हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का पाठ 6 स्पीति में बारिश। कृष्णनाथ जी द्वारा रचित यह पाठ जो है स्पीति में बारिश, ये एक यात्रा वृत्तांत है। कृष्णनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में सन 1934 में हुआ था और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत भी रहे और कुछ वर्षों तक इन्होंने अंग्रेजी पत्रिका मैनकाइंड का संपादन किया। कृष्णनाथ जी ने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें प्रमुख रचनाएं हैं इनकी लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बोध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी की जो कई पुस्तकें थी उसका इन्होंने संपादन कार्य भी किया। ये जो हैं राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ गए और इन्होंने भारतीय व तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्यापन किया और इन्होंने भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति के साथ बौद्ध दर्शन पर कार्य किया, जिसके कारण से इन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई। कृष्णनाथ जी उच्च कोटि के रचनाकार थे। उन्होंने जो है सृजन आकांक्षा की अपनी पूर्ति के लिए ही इधर उधर की यात्राएं की, यानी भ्रमणशील प्रवृत्ति के तो थे ये थे ही, और एक भ्रमणशील प्रवृत्ति के होने के साथ साथ इन्होंने बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े स्थलों को खोजना शुरू किया, उनको खंगालना शुरू किया। इन्होंने अपनी यात्रा को जो है शब्दों में बांधा है। वे जहाँ भी यात्रा करते वहाँ पर्यटक के साथ तत्ववेता की तरह अध्ययन करते हुए चलते थे कि वहाँ जो भी उनकी स्मृतियाँ होती थी उन्हें उन स्मृतियों को वो एकत्रित करके उन्हें शब्दों में बांधते थे। इनके यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा और इतिहास पुराण का एक संसार समेटे हुए थे। पाठक इनके साथ ऐसा उनको प्रतीत होता था, जब जब इनकी यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पाठक स्वयं भी इनके साथ यात्रा कर रहा है। तो यह जो पाठ है जो लिखा है स्पीति में बारिश, ये स्पीति में बारिश जो पाठ है ये एक यात्रा वृत्तांत है और ये स्पीति जो है हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण जो है अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, यहाँ की ऋतु, फसल, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ युवा पर्यटकों का जो है पहुँचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है, ऐसा जो है कृष्णनाथ जी का मानना है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका यहाँ आना, यानी कि यहाँ पर जो है एक पर्यटक स्थल बने जहाँ पर युवक और युवतियाँ आएँ और वहाँ पर बूंदों भरा एक सुखद संयोग जो है बन सकता है अगर इस ठंडे जो है रेगिस्तान जैसे इलाके स्पीति में यहाँ के युवक और युवतियाँ आएँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये जो स्पीति में बारिश है, इस पाठ को थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताऊंगी आपको, और जहाँ जहाँ पर इसको समझाने की या फिर शब्दों का जो भी ताना बाना इन्होंने बुना है उसके विषय में भी मैं आपको बताती रहूंगी साथ साथ। स्पीति में बारिश कृष्णनाथ जी द्वारा रचित जो यात्रा वृत्तांत है जिसमें कि उन्होंने स्पीति की यात्रा का वर्णन किया है और वो क्या बताते हैं कि स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की तहसील है, यानी कि एक एक डिवीज़न बनी होती है अलग अलग, जहाँ पर हर एक के स्थान की अपनी एक व्यवस्था होती है, उसको तहसील कहते हैं। तो लाहुल स्पीति ज़िले की जो है ये डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील माना गया है स्पीति। और लाहुल स्पीति जो है ऊंचे दर्रों और कठिन पहाड़ी मार्गों से घिरा हुआ है, इसलिए इनमें परस्पर संपर्क जो है वो वायरलेस सेट के माध्यम से होता है। वायरलेस का अर्थ क्या होता है? बिना तार के संदेश भेजना, जहाँ पर जो है तार नहीं होती। तो इनका ऐसा मानना है कि यहाँ लाहुल स्पीति के जो
आसपास की जो पहाड़ हैं वो इतने ऊंचे हैं और वहाँ के जो पहाड़ी मार्ग हैं वो इतने कठिन हैं, इतने दुर्गम हैं कि वहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस कारण से यहाँ पर जो संपर्क है वो वायरलेस सेट के माध्यम से होता है एक दूसरे से। क्योंकि 170 मील आना जाना वसंत में ही कठिन होता है, तो शीत ऋतु में तो असंभव सी बात है। उनका कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो वसंत ऋतु है वो बहुत ही अल्प समय के लिए होता है, यानी वसंत में भी इतनी ज़्यादा यहाँ ठंड होती है कि तब भी 170 मील जो है वसंत ऋतु में भी आना मुश्किल होता है, तो शीत ऋतु में तो बिल्कुल ही असंभव है। प्राचीन काल में स्पीति जो है वो भारतीय साम्राज्य का एक अंग थी तथा मध्य युग में ये लद्दाख, कश्मीर, बुशहर और जो कुल्लू मंडल के अधीन रही। और जब कोई जोरावर सिंह जैसे लुटेरे ने जो है यहाँ पर आक्रमण किया, जब जोरावर सिंह नाम का एक वहाँ, क्योंकि एक पहाड़ी इलाके होते हैं तो यहाँ पर जो है डाकुओं को लूटने का और छिपने का जो है एक अच्छा मौका मिलता है। इससे पहले भी आपने 9वीं कक्षा में एक चैप्टर पढ़ा होगा लहासा की ओर, जहाँ पर तिब्बती समाज के विषय में बताया था राहुल सांकृत्यायन ने, और उसमें भी यही बताया था कि वहाँ पर भी जो है चोर डाकू लुटेरे जो हैं अपना स्थान बना लेते हैं और वह लोगों को जो है लूटते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई गवाह मिलता है, ना ही कोई देख सकता है कि किसने किसको कैसे मारा। तो यहाँ पर भी जैसे जोरावर सिंह जैसे लुटेरे ने स्पीति पर जो है आक्रमण किया था, तो लाहुल के जो लोग हैं वो डायनामाइट के विस्फोट की आवाज़ सुनकर भयभीत होकर जो है आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद करके जो है वो चांगमा का तना पकड़कर और एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते थे। उसी प्रकार स्पीति के लोग जो हैं घर छोड़कर भाग गए थे और उसने जो है स्पीति के विहारों को लूट लिया था। यानी कि जोरावर सिंह नाम का जो लुटेरा था उसने स्पीति पर आक्रमण किया, तो जैसे लाहुल के लोग जो है ना डायनामाइट के विस्फोट से भयभीत हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से स्पीति के लोग जो हैं जोरावर नामक डाकू से जो है भयभीत हो गए थे और अपना अपना घर छोड़कर वहां से भाग गए थे, क्योंकि स्पीति ने विहारों को लूटा था। विहार क्या होते हैं? मठ कहा जाता है, जहाँ पर ये लोग रहते हैं, बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं, उनको कहते हैं विहार। तो विहार जो है वो उनको लूट लेता था, ये वहाँ पर जो भी पैसा इकट्ठा होता था तो जोरावर नामक जो डाकू है उनको लूट लेता था। तो यहाँ पर वो बताते हैं स्पीति की जनसंख्या के विषय में। कहते हैं कि स्पीति में सन 1901 ईस्वी में 3,231 और सन 271 ईस्वी में 7,196 लोग रहते थे। इम्पीरियल गजेटियर में, गजेटियर कहते हैं राजपत्र को, गजेटियर, तो कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें उनके लोगों की जनसंख्या की, तो इम्पीरियल गजट में स्पीति का जो क्षेत्रफल है वो 2155 वर्ग मील बताया गया है, और जिसके अनुसार 1971 ईस्वी में स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम थी। यानी कि इतने लोग जो हैं दूरी दूरी पर रहते थे, 4 वर्ग मील की दूरी पर, प्रति वर्ग मील की दूरी पर 4 से भी कम लोग जो हैं रहते थे। इतने ये स्थान जो है इस प्रकार का है जहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम है। अंग्रेज़ों को लाहौल स्पीति का जो प्रशासन सन 1846 ईस्वी में मिला था, और वो किससे मिला था? कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से मिला था। तो ये गुलाब सिंह के ज़रिए जो है इन्होंने स्पीति को अपने राज्य में मिला लिया था, जो कि आज़ादी के बाद जो है भारत सरकार को मिल गया। जब अंग्रेज़ यहाँ से भारत छोड़कर चले गए तो उसके बाद भारत सरकार को ये स्थान प्राप्त हुआ। सन 1847 में लाहुल जो है वो स्पीति को कांगड़ा ज़िले में मिला दिया गया। लाहुल स्पीति को जो है अब जो है वो कांगड़ा ज़िले के अंदर जो है इसको मिला दिया गया है। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासक जो है वो नोनो था। यहाँ पर नोनो कहते हैं स्थानीय शासक को, जो कि उसी स्थान का रहने वाला होता है, उसको शासक बना दिया जाता है। उसको ये कहा जाए, मतलब उसको जो है वहाँ का राजकाज संभलवाने के लिए दे दिया जाता है, उसको नोनो कहते हैं। तो स्पीति में रहने वाला जो थोड़ा सा अच्छा वो साउंड करता है, जिसके पास एक ताकत रहती है, जैसे एक सरपंच बना दिया जाता है ना, उसी प्रकार से स्थानीय जो है शासक बना दिया गया नोनो को।
तो ब्रिटिश राज में भी जो है कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर की देखरेख में ये कार्य जो है नूनू करता रहा है। सन 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ तो लाहौल स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया था। नूनू को जो है मालगुजारी एकत्रित करने और छोटे मोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो बड़े बड़े फैसले होते थे वो तो असिस्टेंट कमिश्नर के जो है हाथ में सौंप दिए जाते थे, लेकिन वहाँ से टैक्स इकट्ठा करना, मालगुजारी कहते हैं कि जो सामान के ऊपर जो है टैक्स लगाया जाता है उसको एकत्रित करना, और छोटे मोटे जो मुकदमे होते थे उनके फैसले करने का अधिकार नूनू को था। और बाकी सब अधिकार जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर की जितने भी फैसले होते थे वो ब्रिटिश राज में कुल्लू के असिस्टेंट मैनेजर की जो है देख रेख में नूनू करता था, अपने आप से कोई फैसला नहीं ले पाता था। और आज़ादी के बाद लाहौल स्पीति जो है पंजाब राज्य का ज़िला बना और जिसका कि मुख्यालय जो था वो केलंग में बनाया गया। सन 1966 में हिमाचल के अंदर हिमाचल प्रदेश जब एक राज्य बना तो लाहौल स्पीति अलग ज़िला बन गया और यह जो है देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम का मतलब होता है जहाँ जाना कठिन हो, दुर प्लस गम, दुर्गम यानी कि जहाँ पर जाना कठिन हो, वहाँ इसको मिला दिया गया था। तो ये स्पीति जो है वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति के संबंध में लेखक बताते हैं कि यह स्पीति जो है 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है और चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। इन पहाड़ों की जो औसत ऊंचाई है, यानी अगर एवरेज इनकी हाइट नापी जाए तो 18,000 फीट है इनकी जो ऊंचाई इन पहाड़ों की। इसकी सीमा पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से मिलती है, लद्दाख से जाकर लगती है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति है और इसकी सीमा पूर्व में जो है स्पीति, यहाँ पर जो है इसकी मुख्य जो घाटी है वो स्पीति नदी की घाटी है। और ये जो स्पीति नदी है ये पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती हुई स्पीति में जो है ये जो है सतलुज में आकर मिलती है और रामपुर बुशहर किन्नौर जिले से बहती हुई जो है ये सतलुज में जाकर मिल जाती है। यहाँ पारा नदी और पिन की घाटी भी है। पारा नदी और पिन की घाटी जो है यहाँ पर मानी गई है। ये घाटियों का नाम है। नदी का एक ये है, स्पीति नदी के अलावा यहाँ पर पारा नदी है और एक घाटी है जिसको पिन की घाटी कहा जाता है। और इनमें से आबाद केवल जो है वो केवल स्पीति की घाटी है, यानी पिन की घाटी में कोई भी लोग नहीं रहते। केवल स्पीति घाटी ऐसी है जहाँ पर लोगों का जो है रहन सहन है। यहाँ पर प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग रहते हैं। लेखक को आश्चर्य होता है कि 8-9 महीने तक ये शेष दुनिया से कटकर ठंड में ठिठुरते हुए लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। उसको हैरानी होती है कि इतना ठंड का जो है ये स्थान है, 8-9 महीने तो ये लोग जो हैं बाकी की दुनिया से बिल्कुल कटे रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने जाने का कोई साधन है नहीं और इतनी ठंड में ऊपर तक कोई चढ़ाई चढ़ता नहीं। उनके पास अपने घरों को गर्म करने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है, लकड़ी नहीं है, फिर भी वे रह रहे हैं। तो वे किस प्रकार रह रहे हैं, और वे फसल भी केवल एक ही फसल उगाते हैं। उनका ये मानना है कि बिना लकड़ी के, बिना फसल के, बिना आजीविका के ये लोग क्यों रह रहे हैं, इनके रहने के पीछे जो है कारण क्या है। इनके कारण जो है लेखक को समझ नहीं आता। शायद उनको यूँ लगता है लेखक को कि या तो ये जो बातें हैं अगर इनसे पूछा जाए कि यहाँ पर ये क्यों रह रहे हैं तो इनके पास इस चीज़ का कोई तर्क नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि न जाने ये धर्म की रक्षा के लिए रह रहे हैं या ये इनकी जन्मभूमि है, उसके प्रति इनकी ममता है, इनका प्रेम है, या फिर मजबूरी है कि कहीं और नहीं जा सकते इसलिए यहाँ रह रहे हैं। यानी इन बातों से जो है परे लेखक को कोई भी इस बात का जो है तर्क समझ में नहीं आता। तो स्पीति जो नदी जो है वो नदी जो बहती है यहाँ पर, स्पीति नदी, वो स्पीति के पहाड़ों से बहती हुई निकलती है और स्पीति के जो पहाड़ हैं वो लाहौल से भी ज़्यादा ऊंचे हैं, नग्न हैं और भव्य हैं, यानी बड़े बड़े हैं।
और यहाँ पर लेखक जो है स्पीति के पहाड़ों को जो कहता है कि ये मध्य हिमालय की घाटी है। लाहुल सागर तल जो है लाहुल जो है वो सागर तल से 10,535 फीट और 12,986 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्पीति को घेरने वाले पर्वतों में उत्तर में बारालाचा दर्रे की ऊंचाई लगभग 16,221 से लेकर 16,500 फीट है। इस पर्वत श्रेणी में 2 चोटियां हैं जिसमें जिनकी ऊंचाई हम कहेंगे कि 21,000 फीट से भी ज़्यादा है। दक्षिण में माने की श्रेणियां हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु माने मंत्र का जाप करते हैं। तो यहाँ पर जो है उन्होंने ये माना है कि ये जो दक्षिण के अंदर जो श्रेणी है यानी कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनको माने श्रेणी कहा जाता है। और ये माने श्रेणी क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु माने मंत्र का जाप करते हैं और ये माने मंत्र जो है वो है ओम मणि पद्मे हुम। इसको बीज मंत्र भी कहते हैं और इसको माने मंत्र भी कहते हैं। तो इसी को वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है अगर बात करें इन श्रेणियों की, इन पर्वत श्रेणियों की, तो ये पर्वत श्रेणियों को दक्षिण में आने वाली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनको माने श्रेणियाँ कहा जाता है। माने श्रेणी की पहाड़ियाँ कहा जाता है जहाँ बौद्ध भिक्षु इनका जाप करते रहते हैं और इनकी ऊंचाई 21,646 फीट है। इसके पार बाहरी हिमालय दिखाई देता है जिसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची तथा अन्य 20,000 फीट से भी ऊंची है। लेखक इस विवरण के द्वारा देश विदेश के युवक युवतियों को जो है निमंत्रण देता है। उनको कहता है कि भी वो आए यहाँ पर और उन्हें वो चाहता है कि इन चोटियों पर विजय प्राप्त करें और आकर इस क्षेत्र का जो है, इस क्षेत्र में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनका अहंकार तोड़ें। वो युवक युवतियों को निमंत्रण देता है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर ये जो इनको माने मंत्र, माने चोटियाँ या माने श्रेणियाँ क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु कई युगों से जो है बूढ़े जो लामा हैं, जो बड़े बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, वो लामा जो है वो जाप करते रहते हैं ओम मणि पद्मे हुम इस मंत्र का। तो इन बूढ़े लामाओं के जाप से यहाँ के जो पहाड़ हैं वो उदास हो गए हैं। यहाँ जाप के अलावा कुछ भी और सुनाई नहीं देता, कोई हंसी, कोई खेल, कोई किलोल, किसी तरह की कोई किलकारियाँ नहीं गूंजती हैं। लोग जहाँ यहाँ पर अन्य पर्यटक स्थलों की तरह जो हैं घूमते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो इस कारण से लेखक जो है उन सबको बुलाता है, चाहता है कि यहाँ पर अन्य युवक युवतियाँ आएँ जिससे कि यहाँ के पहाड़ भी खुश हो जाएं और इन पर जो है जो आर्तनाद जमा हुआ है, यानी कि जो एक दर्द भरा जो एक जो है दुख वो जमा हुआ है, वो पहाड़ पर्वत जो है उनकी चोटियों पर जमी हुई बर्फ़ जो है उनकी गर्मी से, उनके अट्टहास की, उनकी हंसी की गर्मी से जो है पिघलें। इसलिए वो युवाओं को यहाँ पर प्रेरणा देता है, उनको निमंत्रण देता है। उसके पश्चात लेखक कहता है कि लाहुल की तरह ही यहाँ पर जो है स्पीति में 2 ही तरह की ऋतुएं आती हैं। एक तो वसंत ऋतु और दूसरी है शीत ऋतु। तो जून से सितंबर तक यहाँ वसंत ऋतु रहती है तथा शेष वर्ष जो है शीत ऋतु रहती है। कहने का अर्थ है कि हम यूँ कहते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर 6 ऋतुओं का आगमन होता है, जबकि यहाँ जो पहाड़ी इलाका, अगर हम पहाड़ों में जाएं तो वहाँ केवल ख़ास तौर पर स्पीति के अंदर और लाहुल लेह लद्दाख के अंदर 2 ही ऋतुएं आती हैं, वसंत ऋतु और शीत ऋतु। जून से सितंबर तक यहाँ के लोग वसंत ऋतु देखते हैं और बाकी का समय जो है शीत ऋतु का रहता है। जुलाई में यहाँ औसत तापमान जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब इतनी ठंड होती है यहाँ पर। यहाँ वसंत में भी रातें ठंडी होती हैं। हमारे यहाँ पर वसंत ऋतु में कैसा होता है मौसम, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है, तो अच्छा मौसम रहता है, काम करने को जी चाहता है, लोग बाहर निकलते हैं, घूमते हैं या कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर वसंत ऋतु में भी जो है दिन में तो बहुत गर्मी रहती है लेकिन रातें जो हैं यहाँ की बहुत ठंडी होती हैं। वसंत में यहाँ कोई फूल नहीं खिलते जैसे हमारे यहाँ खिलते हैं, हरियाली होती है, नए नए पत्ते आते हैं पेड़ पौधों पर, लेकिन यहाँ पर वसंत ऋतु में कोई फूल नहीं खिलते हैं, यहाँ हरियाली भी नहीं होती, यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। तो कालिदास के ऋतु ने जो है, कालिदास के ऋतु संहार का जो है पावस यहाँ नहीं आता। उनका कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से कालिदास ने लिखा था
की भी एक वर्षा ऋतु ना भी होती है, जो कि यहाँ आती है, जो भारत देश के अंदर आती है, जो कि जल की फुहारों के साथ मतवाले हाथी पर चढ़ी हुई आती है। चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराती हुई वर्षा ऋतु आती है। बादलों की गरज के नगाड़े बजाते हुए आती है और बड़े ही राजसी ठाठ बाट के साथ जो है ये ऋतु जो है वर्षा ऋतु आती है। लेकिन वहाँ के लोगों को वर्षा के विषय में मालूम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। तो कालिदास के ऋतु संहार का पावस यहाँ पर, यानी कि ये पर्व यहाँ नहीं आता। वह तो केवल विंध्याचल में ही आता है। यहाँ कभी कभी वर्षा होती है, परंतु उससे भी यहाँ की धरती की प्यास नहीं बुझती, क्योंकि यहाँ की धरती जो है सूखी है, ठंडी है और वंध्या है। वंध्या का मतलब होता है बांझ, यानी कि बंजर। और यहाँ इस कारण से इसको जो है, क्योंकि जहाँ पर बारिश नहीं होती तो वहाँ की धरती जो है क्या हो जाती है, सूख जाती है। वहाँ पर पेड़ पौधे हरियाली नहीं होती है। इस कारण से ये जगह भी ऐसी ही है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती, इसलिए ये धरती जो है सूखी है और ठंडी है और बंजर है। स्पीति में साल में एक ही फसल होती है। यहाँ मतलब जो है एक ही प्रकार की फसल जो है उगाई जाती है। और वो फसलें कौन कौन सी हैं? मुख्य फसल इसमें दो किस्म की है, एक तो जौ और गेहूँ, और मटर और सरसों जो है उगाते हैं यहाँ के लोग। सिंचाई के लिए पहाड़ों से आ रहे नालों अथवा उन पर जो बनाए गए पुल हैं उनका सहारा लिया जाता है। यानी कि पहाड़ों से जो नाले बह रहे होते हैं वहाँ से पानी ले लेकर जो है यहाँ की खेती को सींचा जाता है। स्पीति नदी का पानी उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए खेती के लायक ज़मीन होते हुए भी उसे उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि स्पीति का नदी का जो पानी है वो जो है फैलाव में ज़्यादा है और पहाड़ों से निकलता हुआ चश्मे की तरह बहता हुआ है, इसलिए यहाँ से पानी जो है ले जाना मुश्किल होता है, यहाँ इसकी सिंचाई करना मुश्किल होता है। इस कारण से इस जगह पर जो है ये ज़मीन जो है ये उपजाऊ होने के बावजूद भी इसको जो है खेती नहीं कर सकते हैं, सिंचाई नहीं कर सकते हैं। वर्षा की कमी से यहाँ पेड़ भी नहीं है। लेखक जो है काजा के डाक बंगले में सो रहा था, यानी कि जब लेखक कृष्णनाथ जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर जो है वो क्या कर रहे थे, काजा के बंगले में सो रहे थे। तो उसे लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। ज़ोर ज़ोर से उसको खिड़कियों के खटखटाने की जो है आवाज़ सुनाई दी। तो उसे जो है उसको लगा कि इतनी आधी रात को कौन खटखटा रहा है इस स्थान को। तो वहाँ पर आधी रात का जो है पिछला पहर था। लेखक जो है लैंप की लौ तेज करके खिड़की का एक पल्ला खोल कर देखता है तो तेज़ हवा का झोंका आकर उसके मुंह हाथ को छीलने लगता है। यानी इतनी ठंड थी उस समय में, और वो ठंडक के कारण उसके हाथ मुंह जो है उसके ऊपर जो है ठंड की तेज़ हवा का झोंका पड़ा। तो उसने उसी समय जो है वो पल्ला भिड़ा दिया, यानी खिड़की का जो है एक साइड का पल्ला जो है उसने बंद कर दिया और आड़ से देखता रहा कि बाहर बारिश हो रही है, बाहर वर्षा हो रही है। यह उसके लिए एक सुखद संयोग था कि उसने स्पीति में होती हुई बारिश को सुना और उसे ऐसा लगा जैसे बर्फ के टुकड़ों को लेकर हिमवृष्टि हो रही है। यानी कि ज़ोर ज़ोर से जैसे बर्फ़ के ओले पड़ते हैं ना यहाँ पर, तो बर्फ़ की जो है ओलों की तरह जो है बड़ी तेज़ तेज़ जो है बारिश होती है। तो ऐसा लगा जैसे कि हिमवृष्टि हो रही है। वर्षा के साथ ठंड भी बढ़ने लगी। सुबह उठने पर उसने सुना कि लोग उसकी यात्रा को शुभ कह रहे थे, क्योंकि उनके आने से बहुत दिन बाद यहाँ पर स्पीति में वर्षा हुई थी। यानी कि लोगों ने ये कहा कि भी आप यहाँ आए तो आपका आना एक सुखद संयोग है, क्योंकि आज तक यहाँ पर जो है बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी। तो इस कारण से जो है उन्होंने कृष्णनाथ को एक कह सकते हैं कि लकी माना, उन्हें भाग्यशाली माना और ये कहा कि आपके आने के बाद ही यहाँ पर बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर था आपका था स्पीति में बारिश। तो स्पीति में बारिश जो है ये आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और बड़ा ब्रीफ में बताया है मैंने, बहुत लंबी चौड़ी बातें मैंने इसमें नहीं बताई हैं। है तो और भी बहुत कुछ। अगर फिर भी आप जब चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें किसी प्रकार से कोई शब्द समझ में नहीं आए तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जो है जवाब ज़रूर दूंगी। आप इस चैनल को, आपके अपने चैनल को
लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में स्पीति में बारिश पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।